गाइस वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम शुभम महाजन, योर जीएस फैकल्टी। दोस्तों, आज का टॉपिक आपने देख लिया है। क्या टॉपिक है हमारा? द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो हमारा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जी हाँ। अगर बात की जाए मॉडर्न हिस्ट्री की जब भी प्रेपरेशन कोई करता है तो शुरू किससे करता है? रिवॉल्ट ऑफ 1857 से ही शुरू करता है। इसके आगे पीछे का टाइम पीरियड जो है वो उसमें स्टूडेंट्स जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट रिवॉल्ट ऑफ 1857 हमेशा बच्चों को जो है याद ज़रूर रहता है। अब बात करते हैं हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्यों हमारा पहला वॉर बना। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया को जो है कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया था और 1857 तक हम पूरी तरह से अंग्रेज़ों के जो है वहाँ पे रूल के अंडर जो है आगे हुए थे। फिर 1857 तक कुछ ऐसे कॉजेज़ बने जिसकी वजह से क्या हुआ, सारे हमारे भारतीय जो नॉर्थ इंडियंस थे इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ धावा बोल दिया। और फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने अपनी पूरी तरह से जो है स्ट्रेटजी इंडिया को गवर्न करने की जो है चेंज कर दी। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और वीडियो के एंड तक बने रहना और आपको सब चीज़ें इसमें नहीं मिलेंगी, वो उसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट मेजर इंडियन रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ठीक है, अब ये शुरू कब हुआ था? मेरठ में शुरू हुआ था 10 मई 1857 को। ठीक है, कहाँ पे? आर्मी के कंटोनमेंट एरिया में। और उसके बाद ये पूरे भारत के पार्ट्स में जो है पूरी तरह से फैल गया। ठीक है, अब ये क्यों होता है रिवॉल्ट ऑफ 1857? क्योंकि जो ब्रिटिश का एक्सप्लॉइटिंग नेचर था हमारे इंडिया के लिए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सारे हमारे जो भारतीय लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, एक तरह से धावा बोल दिया इंडिया के ऊपर। और ये सप्रेशन जो है रिवॉल्ट का, उसको क्या कहा जाता है? रीकॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंडिया। मतलब कि अंग्रेज़ों ने इंडिया को तो पहले पूरा जीत लिया हुआ था, बट उसके बाद पूरा का पूरा एक साल लगा अंग्रेज़ों को हमारे जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 को कर्ब करने के लिए, और उसके बाद फिर से इंडिया को जीतने के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, इट वॉज सो फियर्स एंड वायलेंट इन नेचर दैट इट ऑलमोस्ट टुक एन ईयर। ठीक है, ब्रिटिशर्स को पूरा एक साल लगा था हमारे जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 को सप्रेस करने के लिए। चलिए अब आगे बात करते हैं, हाउ मैनी रीजन्स आर देयर फॉर द कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। बात करते हैं कौन कौन से तरह के इसके कॉजेज आएंगे। वो आएंगे 5 तरह के। सबसे पहले आता है पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, सोशो रिलीजियस कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज एंड इमीडिएट कॉजेज। देखिए, कुछ भी कोई चीज़ होती है उसका क्या होता है, हमेशा रीज़न होता है ना पीछे, किस वजह से क्या हुआ उसके बारे में जो है पता चलता है। जैसे हमने क्या किया, अगर जब हमने आगे इंडिपेंडेंस की बात करनी है, जब हमें आज़ादी मिलेगी तो हमें ये पता चलेगा कि बड़े लीडर्स ने जो है अपना कंट्रीब्यूट किया इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए। उसी तरह बात की जाए, बड़े तरह के ऐसे कॉजेज़ थे जिसकी वजह से हमारा जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, और वो 5 तरह के कॉजेज़ आएंगे: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो रिलीजियस, मिलिट्री एंड इमीडिएट कॉज। चलिए अब आगे बात करते हैं सबकी बारी बारी से। सबसे पहले आता है आपका पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज का मतलब हुआ कि कैसे किंग्स ने अपना जो है कंट्रीब्यूट किया हमारे रिवॉल्ट में। ठीक है, हाउ द किंग्स कंट्रीब्यूटेड। चलिए, एक चीज़ याद रखना, पॉलिटिकल कॉजेज़ में आपके 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। सबसे पहले आएगा सब्सिडेरी अलायंस। ठीक है, दूसरा आएगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, जो सब्सिडेरी अलायंस था वो किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड वेल्सली के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड वेल्सली। अब इसके बारे में आपको बता दूं, ये होता क्या है, ये 1798 में लाया गया था। अब इसके अंडर क्या होता था, ब्रिटिशर्स जो भी स्टेट को जीतते थे उसमें इंडियन राजा के साथ वादा करते थे कि हम क्या करेंगे, आपके यहाँ पे आपको पूरी तरह से मदद करेंगे। उसमें क्या था, सबसे पहले राजा को क्या करना पड़ता था, अपनी जो आर्मी थी उसको रिटायर करना पड़ता था। ठीक है, दूसरा वहाँ पे क्या करना पड़ता था, ब्रिटिश आर्मी को जो है वहाँ पे एड करना पड़ता था। अब ब्रिटिश आर्मी को क्या है, सारा का सारा सपोर्ट वो देते थे। जैसे उनकी सैलरी जो है वो इंडियन राजा देते थे, और उसके साथ साथ उनके जो भी अलाउंसेस वगैरह होते थे वो इंडियन राजा पे करते थे। बट बाद में क्या होता था, जब उस स्टेट के ऊपर अटैक की होता था तो ब्रिटिश आर्मी जो है उनकी पूरी तरह से मदद नहीं करती थी। ठीक है, तो ये हुआ लॉर्ड वेल्स हमारा सब्सिडेरी अलायंस। अब सब्सिडेरी अलायंस के तहत कौन कौन सी स्टेट जीती गई? हैदराबाद, मैसूर, अवध, और उसके बाद महाराष्ट्र जिसमें पेशवा बाजीराव ने उसको साइन किया था, भोसले सिंधिया हो गया, और होलकर्स। इन सब ने क्या किया था, इन स्टेट्स को जो है जीता था। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो किन्होंने लाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, जिनके ऊपर हमारे शिमला में जो यहाँ हिमाचल प्रदेश में एक छोटी सी प्रोविंस भी आती है जिसको डलहौजी कहा जाता है। अब लॉर्ड डलहौजी ने जो फरमान लाया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत, उसमें क्या था कि अब से क्या होगा, जो राजा
जिसकी अपनी कोई संतान नहीं है, और उन्होंने क्या किया हुआ है, किसी को अडॉप्ट किया हुआ है, हम उनकी संतान को आगे राजा नहीं मानेंगे और उनकी स्टेट को हम क्या कर देंगे, अपने अंडर पूरी तरह से कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, तो था तो ये गलत फरमान था, जिसकी वजह से राजाओं ने आवाज़ उठाई। और फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा कौन कौन सी स्टेट जीती गई थी, सितारा, झांसी, संबलपुर, नागपुर और अवध। और झांसी के बारे में तो आपको पता ही होगा, महारानी ऑफ झांसी जो है ये लड़े थे फिर। ठीक है, अब देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी थी, जिनके हस्बैंड का नाम था गंगाधर लक्ष्मण राव। अब इनके बेटे को क्या हुआ था, पूरी तरह से लॉर्ड डलहौजी ने मना कर दिया था कि ये झांसी के राजा नहीं हो सकते और उनकी स्टेट क्या है, हम उसको कर रहे हैं कैप्चर, जिसकी वजह से फिर रानी ऑफ झांसी ने इसके खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं और क्या क्या रीजंस आएंगे पॉलिटिकल कॉजेस में। अब देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या हमारा ये जो सब्सिडरी अलाइंस है ना, इसके तहत ब्रिटिशर्स ने एक और फरमान निकाला हुआ था कि अब से क्या होगा, राजा जो होंगे ना, ठीक है, राजा जो होंगे हम उनको क्या कर देंगे, रिटायर करेंगे। ठीक है, रिटायर करेंगे और उनको हम क्या करेंगे, पेंशन देंगे, पेंशन देंगे। अब बात करते हैं क्यों पेंशन की वजह से जो है लड़ाई चली। अब जो लास्ट पेशवा आए थे वो थे नाना साहिब। ठीक है, ये लास्ट पेशा थे बालाजी बाजीराव, उनके बेटे थे, बट ये क्या थे, एडॉप्टेड सन थे। ठीक है, ही वॉज एडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव टू। और जब ये क्या हुआ, ये रिटायर हुए, इनको इनकी स्टेट से जब बाहर निकाला गया, तो उसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने इनको पेंशन देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से इन्होंने जो है वहाँ से आवाज़ उठाई। ठीक है, आगे समझ, ये कहाँ से थे ये पुणे से। ठीक है, पुणे के अगर देखा जाए ये आने थे पेशवा, बट अंग्रेज़ों ने इनको रिफ्यूज़ कर दिया पेशवा बनने से। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अंग्रेज़ों की उन्होंने मान ली, बट अंग्रेज़ों ने इनको कहा था कि हम क्या करेंगे, आपको पेंशन देंगे, बट वो भी इनको देने से मना कर दिया जो बालाजी राव टू को मिलती थी, जिसकी वजह से जो है ये फिर कानपुर में इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। इनको पूना में रहने ही नहीं दिया था और इनको कानपुर भेज दिया गया था, और इन्होंने कानपुर से जो है फिर आवाज़ उठाई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, और वहाँ से जो है रिवॉल्ट को लड़ा था। ठीक है, अब थर्ड अगर बात की जाए पॉलिटिकल कॉजेज या मेजर एक और कॉज आता है, वो आता है अवध। अवध की बात की जाए, अवध के जो राजा थे वो थे नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, इनके अपने बेटे भी थे, ही हैड हिज ओन सन, ही हैड हिज सन। ठीक है, अपना उनका बेटा भी था, जिसका मतलब कि उनकी जो स्टेट थी वो उनके बेटे को मिलनी थी इनके मरने के बाद। बट लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, उनको पूरी तरह से स्टेट से बाहर कर दिया। क्या उनके ऊपर चार्जेस लगाए, मिस गवर्नेंस के। इनको कहा गया कि ये जो है अपनी स्टेट को अच्छी तरह से नहीं चला पाते हैं, ये राजा बनने की इनमें क्वालिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से जो है अवध से भी फिर लड़ाई लड़ी गई रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम पीरियड में। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट में क्या हुआ है। लॉर्ड डलहौजी ने, जो हमारे लास्ट मुगल रूलर आते हैं दिल्ली के, बहादुर शाह टू, इनके लिए क्या ऐलान किया था कि जो बहादुर शाह सफ़र आएंगे, इनके बाद जो उनके सक्सेसर आएंगे, दे विल नॉट बी मुगल किंग। ठीक है, दे विल नॉट बी ट्रीटेड ऐसे मुगल किंग। इसका मतलब यह है कि जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब जब्त कर दी जाएंगी अंग्रेज़ों के द्वारा या सरकार के द्वारा। ठीक है, और इनको ये कहा गया कि अब जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, या उससे पहले ही आपको दिल्ली का लाल किला जो है छोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद आपको कुतुब मीनार के पास जो आपका छोटा सा रेजिडेंस है वहाँ पे जाके आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से बहादुर शाह जफ़र के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने भी अंग्रेज़ों के ऊपर जो है पूरी तरह से धावा बोल दिया। अब उसके बाद आता है लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, तंजौर और कर्नाटका का एरिया पूरी तरह से जीत लिया। और उसके बाद जो वहाँ पे ट्रेडिशन होता था, ये अब तो आपको पता ही है, पहले राजा क्या करते थे, जो सिक्के मिंट किए जाते थे उनके ऊपर अपना नाम डलवाते थे। तो इन्होंने क्या किया था, ये चीज़ बंद करवा दी वहाँ पे। एक तो वहाँ के स्टेट को कैप्चर किया, और उसके बाद राजाओं के जो नाम वगैरह के जो ट्रेडिशन था उसको पूरी तरह से इन्होंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, चलिए बात करते हैं फिर उसके बाद 1856 में क्या होता है, बहादुर शाह जफ़र के लिए फिर से एक और जो है ऐलान आता है, जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा आता है। उसमें इन्होंने कहा कि जब ये मर जाएंगे तो उसके बाद मुगलों को किसी भी तरह का जो है टाइटल राजा का नहीं दिया जाएगा, और उनको हम प्रिंस की तरह कंसीडर करेंगे। ठीक है, दे विल बी ट्रीटेड एज ए मेयर प्रिंसेस। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, फिर से मुगलों के जो सपोर्टर थे उन्होंने क्या किया, फिर से अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना जो है गुस्सा पूरी तरह से निकाला। चलिए अब इकोनॉमिक कॉजेज़ करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात की, देखो देश को क्या होता है, चलाता है पैसा, चलाता है ना। देश में अगर पैसा नहीं होगा तो देश चलेगा नहीं। जैसे आप श्रीलंका की एग्जांपल देख लो, वहाँ पे अभी कितने ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आए हुए हैं। लॉकडाउन में क्या हुआ था, हमारा देश भी जो है फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बड़े लोगों का जो है बिजनेस वगैरह ठप हो गया।
तो देश को चलाने का क्या रीज़न होता है? सबसे बड़ा होता है इकोनॉमी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की अगर बात की जाए रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए, तो वो इकोनॉमिक कॉज आएगा, ठीक है। अब इस इकोनॉमिक कॉज के तहत क्या होता है, ब्रिटिशर्स ने 3 तरह के जो है यहाँ पे चेंजेस लाई थी हमारे इंडिया में। ये 1857 से पहले का था, बट वो कारण बना जिसकी वजह से लड़ाई हुई। सबसे पहले आता है परमानेंट सेटलमेंट, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 1793 में, ठीक है। अब इसके तहत क्या होता है, अंग्रेज़ों ने क्या बोला, ज़मींदार जो होंगे, ठीक है, ज़मींदार जो होंगे वो होंगे रियल ओनर्स ऑफ द लैंड, ठीक है, रियल ओनर्स ऑफ द लैंड। इन्होंने कहा कि ज़मींदार क्या हो रहे हैं, हमें टैक्स दे रहे हैं, तो हमारे लिए जो हमें टैक्स दे रहा है वो क्या बन गए, लैंड के सही ऑनर बने। और जो कल्टीवेटर्स हुए वो क्या बन गए, वो उसके बन गए किराएदार, ठीक है, जो कल्टीवेटर्स बन गए वो बन गए किराएदार। और उसके बाद बात करते हैं इसमें क्या था, 89 जो टोटल रेवेन्यू होता था ना, ठीक है, टोटल रेवेन्यू की अगर बात की जाए उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, 89% था ब्रिटिशर्स के पास और 11% था ज़मींदारों के पास। अब इसके बारे में एक और चीज़ आपको बता दूं, देखो जिसके पास पावर है पूरा का पूरा 100% खाने की, वो फिर भी किसी को 11% दे रहा है, तो इसका मतलब उसमें उसका अपना बेनिफिट है। इसमें बेनिफिट अंग्रेज़ों का ये था कि इससे ज़मींदारों की एक क्लास उगरी या एक क्लास बनी पूरी तरह से जो लॉयल थी ब्रिटिशर्स को, ठीक है। आगे से क्या होगा, गांव में जो भी अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उसको ज़मींदार क्या है पूरी तरह से चुप करवा देगा, ठीक है। ये आता है पहला सेटलमेंट जो इकोनॉमिक कॉजेज़ में आता है। दूसरा आता है राइटवारी सेटलमेंट। ये किसके द्वारा लाया गया था, थॉमस मुनरो के द्वारा, ठीक है। और ये क्या होता था, इसमें रेंट जो है, जो किसान होते थे वो अलग से देते थे, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, लैंड की शेप में टैक्स लिया जाता था, लैंड शेप टैक्स होता था। चलिए, अब थर्ड आता है हमारा महलवाड़ी सिस्टम जो 1833 में लाया गया था होल्ड मैकेंजी के द्वारा। कहाँ कहाँ पे, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, हर विलेज को क्या बनाया गया, महल, ठीक है, हर विलेज को महल बनाया गया और विलेजेस को कहा गया आपने महल वाइज क्या करना है, टैक्स देना, ठीक है, महल वाइज टैक्स देना। तो इससे क्या होता था, जो पंच सरपंच होते थे वो भी लोगों को फोर्स करते थे कि मेरे को टैक्स दो, तो मैंने क्या करना है, आगे अंग्रेज़ों को देना है। तो ये आगे आपके इकोनॉमिक कॉजेज़। अब बात करते हैं सोशो रिलीजियस कॉजेज़। हमेशा इंडियंस को क्या कहा गया, ऑर्थोडॉक्स कहा गया ना, तो उसी की वजह से क्या है, एक हमारा एक और कॉजेज़ बन जाता है यहाँ पे सोशो रिलीजियस कॉजेज़। रिवॉल्ट ऑफ 1857 का जो सबसे बड़ा रीज़न आता है लड़ाई का होने का, वो आता है हमारा कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स सोच जो है इंडियन सोसाइटी की, उसकी वजह से। देखिए मैं इसको नहीं मानता, बट क्या करें, बुक्स ने हमें लिख के दिया हुआ तो हमें तो करना पड़ेगा ना। अब अंग्रेज़ों के द्वारा उस समय क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे सती प्रथा को पूरी तरह से ख़त्म किया जाता है, ठीक है। विडो रिमैरिज एक्ट लाया जाता है जिसके तहत क्या होगा, जो विडोस होती थी उनकी जो है वापस से शादी करवाने का प्रोविज़न लाया गया। और उसके साथ साथ अंग्रेज़ी हुकूमत ने क्या किया, नए मेजर्स लाए जिसमें वुमेंस की एजुकेशन को जो है बढ़ाया गया, ठीक है। जिसकी वजह से जो ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटीज़ थी हमारे इंडिया की, उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना गुस्सा जो है मई के महीने में जाके निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं जो हमारे इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज आई उस समय, इन्होंने क्या किया, लोगों को मजबूर किया क्रिश्चियनिटी को अपनाने के लिए, और अपना रिलीजन हिंदुइज्म हो गया या जैनिज़्म हो गया या आपका इस्लाम हो गया या सिखिज़्म हो गया उसको छोड़ने के लिए, जिसकी वजह से लोगों को जो है गुस्सा और चढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। और इन्होंने कहा कि इस समय क्या हो रहा है, हमारे धर्म और दीन के ऊपर क्या हो रहा है, पूरी तरह से थ्रेट आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, आइडल वर्कशिप को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और हिंदू गॉड्स को क्या किया गया, इन्होंने मजाक की तरह पेश किया लोगों के सामने, और सुपरस्टिशियंस जो हमारे बिलीव होते थे उनका जो है मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारी हिंदू कम्युनिटी को जो है बड़ा ही ज़्यादा गुस्सा चढ़ा इनके ऊपर, ठीक है। अब इन कॉमन कॉजेज़ की वजह से क्या होता है, हमारे जो ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटीज़ थे वो पूरी तरह से यूनाइट हो जाते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। और उसके बाद क्या होता है, जो लैंड्स थे जो टेम्पल्स और मॉस्क के लिए होते थे, जो वो जगहें जो मंदिर और मस्जिदों की होती थी, इन्होंने अंग्रेज़ों ने क्या किया, उनके ऊपर भी टैक्स लगाया, जिसकी वजह से लोगों का जो है गुस्सा ज़रूर निकला इसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद जो फैमिलीज़ होती थी जो इन इनकम्स के ऊपर जो डिपेंडेंट होती थी, उनका भी जो है पूरी तरह से इकोनॉमिक हाल्ट आ गया, ठीक है। फिर और कौन से हमारे कॉजेज़ आते हैं, इसमें क्या किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सिस्टम ऐसा लाया जिसमें जो हमारी कास्ट थी ना, उन इंडियंस को पूरी तरह से मिक्स कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे
कोई अगर आर्मी की बात की जाए, वहाँ पे इंडियन सारी तरह के थे और हर कास्ट के थे। प्रिजन्स हो गए या रेलवे कोचेस हो गया, वहाँ पे हर तरह के इंडियंस को जो है एक साथ बिठाया जाता था। जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए या छोटी जाति के कोई हो गए, इनको एक साथ जो है बिठाया जाता था। और अगर आर्मी की अगर बात करी है तो उनको डाइन भी एक साथ करवाया जाता था, मतलब उनको खाना भी जो है एक साथ खिलवाया जाता था, जिसकी वजह से लोगों में जो है पूरी तरह से गुस्सा इनके ऊपर फूटा। ठीक है। और उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट कॉज आता है कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उस समय रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी लाई। इसके तहत क्या होता था, जो इंडियंस थे उनको हाई रैंकिंग जॉब्स नहीं मिल सकती थी। एक चीज़ बता दूं, सूबेदार की पोस्ट से ऊपर जो है इंडियंस नहीं जा सकते थे कभी भी। तो इंडियंस सूबेदार की पोस्ट के ऊपर नहीं जा सकते थे, जिसकी वजह से इंडियंस को जो है लगा कि ये इनके साथ गलत हो रहा है। ठीक है। चलिए बात करते हैं मिलिट्री कॉज, और इसके बाद आएगा हमारा इमीडिएट कॉज। अब इसमें क्या क्या आता है मिलिट्री कॉज में? सबसे पहले क्या होता है, एक चीज़ याद रखना, एक एक्ट लाया गया था जिसको कहते हैं जनरल सर्विसेज इनलिस्टमेंट एक्ट या इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1856 में। इसमें क्या था, इंडियन सोल्जर्स को पूरी तरह से मजबूर किया गया कि आपने क्या करना है, भारत देश से जो है बाहर जाके जॉब करनी है। इसका मतलब कि आपने क्या करना है, समुद्र पार करके जो है आपने जॉब करनी है। उस समय हिंदू कस्टम्स की अगर बात की जाए ना, ये माना जाता था कि अगर आप क्या करोगे, सी को क्रॉस करोगे ना, अगर आप समुद्र को क्रॉस करोगे तो आपका जो है पूरी तरह से जो आपकी कास्ट है या आपका रिलीजन जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो जिसकी वजह से अंग्रेज़ इनको पूरी तरह से फोर्स करते थे कि आप क्या करो, समुद्र क्रॉस करना ही पड़ेगा, आपको देश छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो इंडियंस के जो है पूरी तरह से रिलीजन के ऊपर जो है खिलवाड़ हो रहा था। और आपको पता ही है, रिलीजन सबसे बड़ा मुद्दा होता है देश में, किसी में भी चले जाओ आप। तो अंग्रेज़ों का ये जो जनरल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया था, इसकी वजह से क्या हो रहा था, हिंदूज के रिलीजन के ऊपर पूरी तरह से अटैक हो रहा था कि उनको बोला जा रहा था आपने क्या करना है, समुद्र क्रॉस करके जो है जॉब करने जाना है। ठीक है। चलिए आगे। और उसके बाद बात आती है, इंडियंस जो है इनको हमेशा इन्फीरियर समझा जाता था, और इनकी जो आर्मी होती थी वहाँ पे भी क्या होता था, इनको छोटे रैंक्स में ही दिया जाता था। जो इंडियन सोल्जर्स होते थे चाहे सेम रैंक में होंगे यूरोपियन सोल्जर्स के साथ, तो उनको फिर भी क्या होता था, लेस जो है पे मिलती थी वहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, हमेशा इंडियंस को क्या होता था, वहाँ पे लेस पे मिलती थी। फिर उसके बाद 3/5 अगर रिक्रूट्स बताई जाए अगर आर्मी की, तो वो क्या थे, हाई कास्ट ब्राह्मण्स थे या राजपूत फैमिली से थे। अब इनको क्या किया जाता था, लो कास्ट रिक्रूट्स के साथ रखा जाता था, जिसकी वजह से जो है इनको हमेशा लड़ाई का माहौल बना रहता था। और उसके साथ क्या होता था, इनको हमेशा बोला जाता था यू आर इन्फीरियर टू द यूरोपियंस। ठीक है। फिर जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि एक जो इंडियन था, भारतीय था, ये कभी भी सूबेदार के रैंक के ऊपर जो है नहीं जा सकता था। और इनकी प्रमोशन जो है बड़ी ही कम जो है टाइम पे होती थी, मिलती ही नहीं थी प्रमोशन एक तरह के इंडियंस को। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं डबल भत्ता, नो डबल भत्ता। व्हाट इज नो डबल भत्ता, उसके बारे में बात करेंगे अब क्या होता था, पहले ब्रिटिशर्स पता क्या करते थे, अगर कहीं पे लड़ाई लेके जा रहे हैं ना आपको, तो उसमें क्या होते थे, इंडियन सोल्जर्स को या किसी को जो है डबल सैलरी दी जाती थी, क्योंकि वो अपने एक पर्टिकुलर एरिया से निकल के दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है। बट जब ये 1857 के टाइम पीरियड के पास आए जब ये, तो इन्होंने क्या किया, ये डबल भत्ता पूरी तरह से इनको देना मना कर दिया, जिसकी वजह से इंडियंस को जो है और गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया। ठीक है। उसके बाद आता है पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854। इसमें क्या होता था, पोस्टल ड्यूटी देनी पड़ती थी इनको। एक तो देखो ना क्या हुआ, इन्होंने समुद्र क्रॉस किया, अपना रिलीजन को खतरे में डाला। बट जब इन्होंने रिलीजन खतरे में डाल दिया, तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या इनके साथ पंगा किया, इन्होंने बोला अब अगर आप अपने घर वालों को खत भेज रहे हो तो आपको एक स्टैम्प ड्यूटी लेनी पड़ेगी, मतलब जितने की भी टिकट आती है वो आपको देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इनको बड़ा ही ज़्यादा गुस्सा चढ़ा। और उसके बाद इसको कहते हैं नो रिलीजियस मार्क। इसके तहत क्या होता था, जैसे हिंदूज हो गए, हिंदूज कोई भी तरह का तिलक नहीं लगाएंगे, सिख जो है वो किसी भी तरह का टर्बन नहीं पहनेंगे, या मुस्लिम जो है वो किसी भी तरह की बियर्ड नहीं रखेंगे। और उसके साथ साथ इनको एडिशनल क्या करना पड़ता था, लेदर की हैट्स पहननी पड़ती थी। अब चलिए, मुस्लिम्स ने माना कि इन्होंने पहन ली लेदर की हैट, हिंदूज कैसे पहनेंगे? ठीक है, जो स्टॉन्च हिंदू होगा वो तो ये लेदर हैट पहन नहीं पाएगा। सिख कैसे पहनेंगे? सिख तो कभी डाल नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने टर्बन डालना होता था। और इसके साथ इनको कहा जाता था कि आपने क्या करना है, क्लीन बियर्ड रखनी है, पूरी तरह से क्लीन शेव्ड होना चाहिए आप। तो ये कैसे सिख कर सकते थे, जिसकी वजह से पूरी की पूरी एक मिक्स कम्युनिटी हमारे इंडियंस की जो है
अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना उन्होंने आवाज़ उठाई। चलिए अब बात करते हैं लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, वो आएगा इमीडिएट कॉज। ठीक है, इमीडिएट कॉज क्या था? उस समय के जो वॉइस रॉय थे इंडिया के, गवर्नर जनरल जो इंडिया के थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, जिनके एक फरमान ने क्या किया, आग में डाला घी। ठीक है, आग में तेल डाला इन्होंने और ये बना इमीडिएट कॉज। अब जो इमीडिएट कॉज था उसका क्या नाम था, वो आता है इनफील्ड राइफल्स। ठीक है, 1856 में क्या हुआ, नई तरह की बंदूक की कारतूस जो है लाई गई, जिसको कहा जाता है इनफील्ड राइफल। ठीक है, बंदूक नई तरह की लाई गई थी। अब बात करते हैं बंदूक में ऐसी क्या प्रॉब्लम बन गई जिसकी वजह से पूरा भारत उस समय एक इकट्ठा हो गया। अब उस समय क्या था, एक रूमर फैलाया गया था, एक ऐसा रूमर था जिसमें बताया गया कि ये जो इनफील्ड राइफल है ना, इनकी जो कार्ट्रिजेस हैं ये किससे बनी हुई हैं, कऊ और पिग के फैट से, मतलब गाय और सुअर की जो है चमड़ी से बना हुआ है। जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडियंस को जो है बड़ा ही ज़्यादा गुस्सा चढ़ा। अब क्या होता था, इन कार्ट्रिजेस को क्या करना पड़ता था, जब भरना होता था ना बंदूक के अंदर, तो उनको क्या करना पड़ता था, बाइट करना पड़ता था अपने मुंह से। ठीक है, उसको यूज़ करने से पहले इसको मुंह से जो है फाड़ना पड़ता था और उसके बाद उसको बारूद को जो है गोली के अंदर भरना पड़ता था। अब जब आप मुंह लगाओगे तो क्या होगा, आपका धर्म तो भ्रष्ट होगा ही ना। जैसे सुअर जो है मुस्लिम्स के लिए हराम है, हिंदू साहब हमारे हिंदूस के लिए क्या है, गाय की चमड़ी क्या है, पूरी तरह से रिलीजियस है, तो दोनों ये चीज़ कर नहीं सकते थे। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बता दूं, जो ब्रिटिश आर्मी थी उन्होंने इनफील्ड राइफल किसकी रिस्पॉन्स में लाई थी या किसके प्लेस में लाई थी, वो आता है बेस्ट राइफल। ठीक है, ये था हमारा इमीडिएट कॉज। अब बात करते हैं आगे कैसे इसके ऊपर लड़ाई होती है और क्या क्या हमारे लिए क्रोनोलॉजिस आती है। सबसे पहले बात करते हैं 29 मार्च 1857, जब मंगल पांडे और इनकी जो हैंगिंग थी ना, या इनको जो एग्जीक्यूट किया गया था, इसकी वजह से ही लोगों ने जो है लड़ाई लड़ी थी। मंगल पांडे जो है एक यंग सोल्जर थे, 34 इन्फेंट्री बैरकपुर के। ठीक है, ही वॉज ए ब्राह्मीण थे, जिसकी वजह से इन्होंने जो है रिफ्यूज़ किया था कि हम क्या करेंगे, इन कार्ट्रिजेस को नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इनको क्या किया गया, 8 अप्रैल 1857 को फांसी पे चढ़ाया गया। और एक चीज़ याद रखना, जब इन्होंने रिफ्यूज़ किया था तो उसके बाद इन्होंने क्या किया था, अपने सुपीरियर ऑफिसर्स के ऊपर जो है अटैक किया था, जिसकी वजह से कोर्ट मार्शल इनको किया गया और उसके बाद इनकी फांसी की सज़ा जो है तय हुई थी। फिर उसके बाद क्या होता है, सारे की सारी आर्मी जो है बागी हो जाती है और 24 अप्रैल को क्या होता है, 90 इंडियन सोल्जर्स जो होते हैं थर्ड नेटिव कैवलरी के, ये कौन सी इन्फेंट्री के थे, 34 इन्फेंट्री के, और ये कौन से आएंगे, थर्ड नेटिव कैवलरी के, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। इन्होंने भी बोला कि ये हम क्या करेंगे, इनको यूज़ नहीं करेंगे। और 9 मई को क्या होता है, 85% जो हैं वो इनको कोर्ट मार्शल किया जाता है और इनको लॉन्ग टर्म इन्फ्रिजनमेंट के ऊपर जो है छोड़ा जाता है। फिर उसके बाद 10 मई को क्या होता है, यही जो इन्फेंट्री के लोग थे इन्होंने क्या किया, मेरठ का जो इनका कैंटोनमेंट था उसको पूरी तरह से पकड़ लिया, उसको अपने कब्जे में कर लिया और वहाँ से क्या किया, एक म्यूटिनी शुरू कर दी, जिसको सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है या रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने अपने जितने भी ब्रिटिशर्स कॉमरेड्स थे इनको जान से मार दिया था। ठीक है, जो भी ब्रिटिशर्स इनकी आंखों के सामने आते थे ये इन सबको मार देते थे। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, दिल्ली चलो का नारा लगाया। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा लगाया और वहाँ से इन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जफर के नाम का फ्लैग या झंडा जो है फहराया। इन्होंने उस समय क्या किया था, दिल्ली में बहादुर शाह जफर को फिर से क्या किया, वहाँ का राजा नियुक्त कर दिया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। और एक चीज़ याद रखना, जब लड़ाई हुई थी तो उसके बाद दिल्ली को फिर से कैप्चर किया गया था। ठीक है, दिल्ली वॉज कैप्चर्ड, 10 मई को ही दिल्ली कैप्चर किया गया था और बहादुर शाह जफर को प्लेस किया गया था ऑन द थ्रोन। ठीक है, प्लेस्ड ऑन द थ्रोन। अब एक चीज़ याद रखना, इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने में ब्रिटिशर्स को कितना टाइम लगा था, पूरा का पूरा 1 साल। ठीक है, चलिए बात करते हैं कौन कौन से मेन सेंटर्स थे और कौन कौन से वहाँ के लीडर्स आएंगे। ये बड़ा ज़रूरी है और इसका मैंने आपको पहले ही जो है यहाँ पे एक टेबल बना दिया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से राजा आएंगे। सबसे पहले आता है दिल्ली। यहाँ के जो मिलिट्री कमांडर थे वो थे जनरल बख्त खान, बट किंग कौन थे, बहादुर शाह जफर। ठीक है, द किंग वॉज बहादुर शाह जफर, ये चीज़ याद रखना।
इनको जो रिवॉल्ट इन्होंने कब किया था, 11 मई 1857 को, और ब्रिटिश कमांडर जिन्होंने इसको वापस दिल्ली को जीता था वो उनके निकल्सन और हडसन। ठीक है। लखनऊ या अवध से किसने शुरू किया था, बेगम हजरत महल ने, और 4 जून को शुरू हुआ था, और कॉलिन कैम्बल और हेनरी नॉरिस ने इसको जो है वापस रिट्रीट किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी थी, और ग्वालियर से किन्होंने लड़ी थी, तांत्या टोपे ने। एक चीज़ आपको बता दूं, जब झांसी का फोर्ट जो है जीत लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो उसके बाद महारानी झांसी क्या हुई थी, ग्वालियर के कालपी फोर्ट, ठीक है, ग्वालियर के कालपी फोर्ट की तरफ चले गए थे लड़ाई लड़ने के लिए, और वहाँ पे ही इनकी डेथ हुई थी। ठीक है। ह्यूज रोस ने जो है इनको रिट्रीट किया था। कानपुर से किन्होंने लड़े थे, नाना साहिब, तांत्या टोपे और उनके जो फॉलोअर थे अजीमुल्ला। ठीक है। इलाहाबाद से नियाकत अली, फैज़ाबाद से मौलवी आलम अहमदुल्ला, और बाबू कुंवर सिंह और अमर सिंह आए थे जगदीशपुर या आरा से। चलिए बात करते हैं फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। ओनली लीडर, ठीक है, ओनली लीडर हु वॉज हैंग्ड, कौन सा ऐसा लीडर था जिसको पकड़ के क्या किया गया था, फांसी पे चढ़ाया गया था, वो आएंगे तांत्या टोपे। ठीक है, तांत्या टोपे। अब ये क्या होते हैं, खाली यही एक ऐसे इकलौते लीडर थे जिनको पकड़ के जो है फांसी पे चढ़ाया गया था। रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात की जाए, उनकी डेथ होती है ग्वालियर फोर्ट में लड़ते हुए। ठीक है, उनकी ग्वालियर फोर्ट में होती है। और बाकियों की अगर बात की जाए, कुछ जो है, जैसे बात की जाए नाना साहिब, नाना साहिब जो है ये भाग गए थे नेपाल में। ठीक है, नेपाल में ये भाग गए थे। बेगम हज़रत महल, बेगम हज़रत महल भी जो है ये भी नेपाल की तरफ भाग गए थे। और उसके बाद बात करते हैं बहादुर शाह जफ़र की। बहादुर शाह जफ़र जो हैं इनको क्या किया गया था, रंगून में डिपोर्ट किया गया था। इनको रंगून में डिपोर्ट किया गया था। चलिए अब आगे बात करते हैं। और रानी लक्ष्मीबाई का आपको बता ही दिया है, जहाँ पे क्या हुआ, इनकी जो है लड़ाई लड़ते हुए जो है युद्ध में इनको वीर गति मिली थी। चलिए बात करते हैं अब बहादुर शाह जफ़र के बारे में भी बात करते हैं। इनकी वाइफ का नाम था जीनत महल। ठीक है, इनका नाम था जीनत महल। जो जो मेरे को याद आता जाएगा वो मैं आपको बताता जाऊँगा। और कौन से ऐसे पर्सन थे जिनको जो है हैंग किया गया था ओनली, वो आएंगे तांत्या टोपे। टोपे का मतलब होता है कमांडर। ठीक है, टोपे का मतलब था कमांडर। चलिए अब आगे बात करते हैं, कौन से ऐसे पोइट हैं, ठीक है, कौन से ऐसे पोइट हैं जिन्होंने इस रिवॉल्ट को विटनेस किया। हु विटनेस 1857 रिवॉल्ट, वो आएंगे गालिब। ठीक है, ही वॉज गालिब हु विटनेस द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, अब इन्होंने कौन सी बुक में लिखा था ये, वो आएगी दस्तांबू। ठीक है, दस्तांबू बुक में जो है इन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 का मेंशन किया था। और उसमें ये बताया था कि कैसे जो है दिल्ली के लोगों को परेशानी हुई थी इस लड़ाई की वजह से। ठीक है, चलें अब आगे, और कौन कौन सा हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई को पोर्ट्रे किन्होंने किया था। रानी लक्ष्मीबाई को जो है डिस्गाइज, मतलब कि क्या हुआ था, झांसी का किला जो है ऐसा बताया जाता है, वहां से रानी लक्ष्मीबाई जो है भाग गए थे ना जब अंग्रेजों ने जीता था उसको। तो रानी लक्ष्मीबाई बन के किन्होंने लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों को चकमा दिया था, वो आएंगे झलकारी भाई। ठीक है, झलकारी भाई आएंगे वो। चलिए एक चीज़ ये आएगी। अब बात करते हैं, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी, ये किसने पोइम लिखी हुई है, खूब लड़ी मर्दानी, ये किन्होंने लिखी हुई है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए यहाँ से हमारा जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 पूरी तरह से ख़त्म होता है। अब बात करते हैं इसके बारे में, एक और चीज़ बात करते हैं, आफ्टर 1857 क्या होता है। आफ्टर 1857 क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 लाया जाता है क्वीन विक्टोरिया के द्वारा। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया जाता है। इसमें क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ये पूरी तरह से हो जाती है ख़त्म। ठीक है, ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद 2 पोजीशंस और लाई जाती हैं, वाइस रॉय,
ठीक है, वाइसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। चलिए, अब दोस्तों यहाँ से पूरी तरह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या होता है, ख़त्म होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये बताना है कि क्या ये वीडियो सही थी, आपके लिए बेनिफिशियल थी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही ज़रूरी है, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो जो जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो सारी आपको करवा दी गई हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे दोस्तों। थैंक्स ए डॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू। और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी।